बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2022 और आज के इस वीडियो में 3 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर इस श्रृंखला के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप निर्धारित कर पाएंगे कि ये सीरीज आपके लिए उपयोगी होगा या फिर नहीं। अब यहाँ पर पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिला स्कूल शिक्षा सूचकांक जारी किया है, इसमें बिहार के कितने जिले शामिल है। संबंधित सारी जानकारी आपको दिया गया था और आपको यहाँ पे मैंने बताया था इसमें बिहार के किसी भी जिले को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। वहीं पे बात करें इस सूचकांक में टॉप स्थान पर कौन था, तो राजस्थान का एक जिला था। हालांकि इसका नाम हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रेगुलर वीडियो को देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आपको इसका नाम जानना है तो प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं पे आपको सारा मटेरियल हमारा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, एक्चुअली में बिहार सरकार नहीं कह सकते हैं, बिहार सरकार में जो भूमि सुधार और राजस्व मंत्री है राम सूरत राय, इन्हीं की घोषणा अभी हाल ही में हुई और इस घोषणा के अनुसार बिहार के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बना जाएगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार के हर जिले में ये कह सकते हैं मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाएंगे और इसके तहत कैसी प्रक्रियाएं होंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दरअसल इसके तहत 5 या 10 एकड़ जमीन की पहचान कर वहां पर 100 या फिर 200 परिवार को एक साथ ले जाकर वहां पर बसाया जाएगा और इस जमीन पर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से घर बना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसे नाम दिया गया मोदी नगर और या फिर कह सकते हैं नीतीश नगर। इस योजना की जो शुरुआत होगी बिहार के बांका जिले से होगी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिए बात आई है बिहार की बांका जिले की, तो बांका जिला की अगर हम बात करें तो बिहार का जो बांका जिला है ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको कई बार बताया कि बिहार का जो सबसे छोटा प्रमंडल है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, यानी कि बिहार को 9 डिवीजन में बांटा गया है और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है ये 38 है। तो इन 9 प्रमंडल में से बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 2 जिले, एक है भागलपुर एक है बांका। ये दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बांका के अंतर्गत एक प्रश्न की बात हम ये भी करेंगे आपके साथ कि बिहार का जो दूसरा कह सकते हैं रोपवे का निर्माण हुआ ये बांका के मंदार में हुआ है। वहीं पे पहले की बात करें तो बिहार का पहला रोपवे जो है ये राजगीर के नालंदा के राजगीर में, दूसरा रोपवे बिहार के बांका जिले के मंदार में है। तो दोनों को यहाँ से इसी तरह से आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न, लेकिन उससे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ जुड़ी हुई जानकारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न देश और संस्था द्वारा जो सम्मान दिया गया है 2016 से अब तक, उनमें से कुछ प्रमुख को यहाँ पर ऐड किया गया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से रिवीजन पर्पज से आपके लिए ये उपयोगी होगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सविता महतो, जो कि बिहार के सारण जिले की रहने वाली है। सारण जिले के छपरा की ये निवासी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के सारण जिले की छपरा की साइकिलिस्ट सविता महतो, आप यहां पर सविता महतो को इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला, जो कि समुद्र तल से 19,300 फीट ऊंची है, यहां पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है। बिहार के नाम ये उपलब्धि दर्ज हुई है। आपको ध्यान रखें, इनका नाम है सविता महतो और ये बिहार के सारण जिले की छपरा की रहने वाली है।
अब यहाँ पे बात करेंगे इस अभियान के लिए इन्होंने जो शुरुआत की थी, ये 5 जून को अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू की थी। सविता महतो की बात करें तो सविता महतो पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ऑल इंडिया ट्रेवलिंग के दौरान 12,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खिताब अपने नाम किया था। यह रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। अब यहाँ पे बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क उमलिंगला की, तो ये सबसे ऊंची सड़क जो उमलिंगला है ये लद्दाख में स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर या फिर नवीनतम आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क उमलिंगला है और ये लद्दाख में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में, जो कि कई बार यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होते हुए भी यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो एक बार पुनः आपको बता दूं कि भारत वाले मैप पर ये बिहार की स्थिति है। बिहार की चौहद्दी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है। राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको ध्यान रखना नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, नोट कीजिएगा। लालू यादव की बात करें तो लालू यादव बिहार के 20वें मुख्यमंत्री थे। वहीं पर राबड़ी देवी की बात करें तो 21वें मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। राजकीय पक्षी की बात करें बिहार की तो गोरैया है। 20 मार्च को, अभी हाल ही में 20 मार्च 2022 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय फूल गेंदा को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं करना है। मेरीगोल्ड अर्थात गेंदा ही बिहार का राजकीय पुष्प है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। इस आंकड़े को आपको ध्यान रखना, ये 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर शामिल किया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का बंटवारा हुआ था बिहार से, तो उस समय संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था, जबकि 54% जो रहा था भूभाग ये बिहार के क्षेत्र में रहा था। तो ये जानकारी भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य गठित हुआ था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। ये कुछ चार जो महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। लोक नृत्य की बात करें तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और बिहार का राज्य का चिन्ह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राज्य का चिन्ह है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी अभी हाल ही में आई है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, जो लोग भी इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इससे संबंधित हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हमने आपको बताया है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दिया है कि बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। स्कॉलरशिप टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पर ऊपर आई बटन पर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए और इसमें पार्टिसिपेट करके यहाँ पर फ्री में हमारे कोर्स में आप शामिल हो सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के तहत 25 विद्यार्थियों को फ्री इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वीडियो देखिए और यहाँ पर कैसे शामिल होना है बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप यहाँ पर जान पाएंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि यहाँ पर इस टॉप 25 स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो। उसके बाद यहाँ से आपको ये कोर्स निःशुल्क दिया जाएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने शपथ ली है और उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है, जबकि निवर्तमान राष्ट्रपति की बेटी सारा दुतेर्ते उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो दोनों यहाँ से ध्यान रखिए। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ की जो मुद्रा है ये फिलीपीनी पेसो है। फिलीपीन की बात है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी का जो मुख्यालय है यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ये यहाँ से आपको नोट करना है। प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है।
अगला चौथा प्रश्न है कि एशियाई प्रशांत में शीर्ष 20 अस्थायी शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आया था और यहाँ पे बात करें एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 20 अस्थायी शहरों की सूची में भारत के 4 शहर शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 अस्थायी शहरों की सूची में जो भारत के 4 शहर है, इन 4 शहरों में बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई ने अपना जगह कायम किया है। ये 4 शहर इसे टॉप 20 जो सूची है इसमें शामिल है। इस रिपोर्ट की बात करें तो संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक अर्थात APAC राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसी रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं, जबकि इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कही गई कि इसके अतिरिक्त सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न शीर्ष 5 ग्रीन रेटेड शहर हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। अगर बात करें ग्रीन रेटेड शहर की तो इन 5 शहरों को टॉप में रखा गया है। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा के चांदीपुर रेंज से भी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। आपको जानकारी दे दूं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हिट। आपको ध्यान रखना, हिट का सफल परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया, जो कि एक सफल परीक्षण था। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसी जानकारी को यहाँ पे हमने आगे लिखा है कि इसकी टेस्टिंग उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में की गई। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की स्थापना ध्यान में रखें 5 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। उड़ीसा में 2 मंदिर है जो कि प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के कोणार्क में है, ये आपको ध्यान रखना, और इसके अलावा जो लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित है। तो दोनों यहाँ से जानकारी ध्यान रखना है। भुवनेश्वर की बात है तो एक रिपोर्ट यहाँ से ध्यान रखिए, जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रक्रिया थी तो भुवनेश्वर पहला ऐसा शहर था जो अपने सभी नागरिकों का 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर बना था। तो ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ऐसा पहला शहर होने का गौरव प्राप्त किया था। अगला होगा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहित नदी। यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा गया था किस नदी के तट पर यह प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो कि 51 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहित नदी के तट पर। आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंड और लोहित नदी के मध्य स्थित पर्वत चोटी पर चिरंजीवी परशुराम की 51 फीट विशाल पंच धातु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये 5 धातुओं से निर्मित ये कह सकते हैं मूर्ति होगी, जो कि आपको ध्यान रखना 51 फीट ऊंची यह प्रतिमा होगी, जो कि परशुराम कुंड और लोहित नदी के मध्य चिरंजीवी परशुराम की 51 फीट प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, मध्य में ये मतलब लोहित नदी और परशुराम कुंड के मध्य में ये स्थापित किया जाना है। और इसको लेकर अभी हाल ही में जो जानकारी दिया गया है कि विप्रो फाउंडेशन द्वारा यह भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित किया जाएगा और इसे कह सकते हैं निर्माण कार्य में करीब 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की उम्मीद है। इसके मतलब लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अच्छा शहर कौन सा है। प्रश्न पे एक बार पुनः नजर डालिएगा। प्रश्न पूछा गया है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के दृष्टिकोण से भारत की यहाँ पे बात किया जा रहा है, भारत में सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो भारत की जब बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई को इस मामले में प्रथम स्थान पर रहा गया भारत के दृष्टिकोण से। इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। सारी सम्मिलित जानकारी हमने एक जगह प्रयास किया एकत्रित करने का। आपको जानकारी दे दूं कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रिपोर्ट के अनुसार 140 देशों की सूची में दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अच्छा शहर मुंबई है। भारत की जब बात किया जाएगा तो मुंबई इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर होगा, जबकि रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की ग्लोबल रैंकिंग यानी कि पूरे विश्व की आधार पर बात करें तो 140 देशों की सूची में मुंबई को 103वीं, बेंगलुरु को 114वीं, चेन्नई को 125वीं और दिल्ली को 129वीं स्थान मिला है। तो ये यहाँ पर ग्लोबल रेटिंग के आधार पर ध्यान रखेंगे, जबकि भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मुंबई पहले स्थान पर है। ओवरऑल अगर बात करें हम ग्लोबल रेटिंग की तो ग्लोबल रेटिंग या फिर ग्लोबल रैंकिंग में आपको ध्यान रखना लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है ये पहले स्थान पर है इस सूची में, जबकि सियोल और म्यूनिख है जो कि दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। उसके बाद ज्यूरिख और मेलबर्न क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। ये दुनिया भर के छात्र
छात्रों के रहने के दृष्टिकोण से जो कह सकते हैं सबसे अच्छा, जो सबसे शीर्ष शहर है उसकी सूची है। तो इसमें टॉप 5 को आपको ध्यान रखना, टॉप 5 की जानकारी यहाँ पर हमने दिया है। आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये तमाम मटेरियल जो आपको मिलते हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप नोट नहीं तैयार कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर एक साथ सभी पीडीएफ को आप वहाँ पर डेली बेसिस पर प्राप्त कर पाएंगे। इससे आपकी समय की बचत होगी और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। और अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न है कि किस तिथि से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत सरकार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो कुल 43% जो हिस्सा होता है ये सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का होता है। इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में भारत सरकार का एक अहम कदम है, जो कि पूरे भारत में ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने उत्पाद के बैन होने के बाद अब इसके स्थान पर कागज, कपड़ा या फिर जूट आदि से बने उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। ये एकदम से विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है कि कागज के बने थैले या फिर कपड़ा या फिर जूट से बने उत्पाद का उपयोग यहाँ पर इसके विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इससे प्रदूषण का जो स्तर होगा वो काफी कम होगा। या आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, पटना में भी इसी तरह के कई सारे दृश्य आपको जगह जगह चौक चौराहे पर आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में खास करके प्लास्टिक कचरा जो होता है ये बहुत अधिक पैमाने पर होता है, जो कि प्लास्टिक जो ऐसा चीज है जो जल्दी गलता नहीं, जल्दी सड़ता नहीं है। तो ऐसे में इसको नष्ट करना एकदम से काफी मुश्किल हो जाता है। जब इसे जलाया जाता है तो ये काफी ज्यादा प्रदूषण भी होता है। तो ऐसे में अभी भारत सरकार की एक काफी अच्छी पहल है, तो इसको लेकर अभी हाल ही में बैन किया गया 1 जुलाई 2022 से। अब यहाँ पे अगला एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना, सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में राज्य यानी कि सिक्किम में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा करने वाला, इस तरह की पहल को शुरू करने वाला सिक्किम भारत का पहला राज्य है। ये सारी जानकारी ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो से अगर आपको हेल्प हो रही है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि इस चैनल पर जिस प्रकार से हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार अगर व्यू की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कम है। मेहनत बहुत होती है, लेकिन व्यू, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब अदर व्यूअर के पास हमारे वीडियो को रिकमेंड कैसे करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और लाइक करके हमको सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है, तभी जाके कुछ मुकाम को हासिल करेगा। और ये आपको भी अच्छा लगेगा कि जिस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हजारों विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके सपोर्ट से हर चीज हासिल हो सकता है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो राइट आंसर है 3 माह की इसमें इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई, और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि ये तीसरी बार किया गया है। ये सारी जानकारी आपको दे दूं कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाया है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, यह तीसरी बार है जब के वेणुगोपाल की सेवा में विस्तार किया गया है। अब सेवा विस्तार के बाद वे 30 सितंबर 2022 तक अपने पद पर सेवा देंगे। आप यहाँ पे जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में हमने 2 पॉइंट आपके साथ साझा किया है। आपको ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए देश की सबसे शीर्ष विधि अधिकारी होते हैं, और ये मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। तो दोनों ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। दोनों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिए, टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में अपने शानदार थ्रो से एक बार फिर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो कर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसके साथ ही उन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कर सकते हैं डायमंड लीग का जो आयोजन हुआ ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, और वहां पर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 89.94 मीटर का थ्रो फेंक करके सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है।
वहीं पर हम बात करें गोल्ड मेडल की तो ग्रेनेडियन एडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। तो ये ध्यान रखिए, गोल्ड मेडल पर कब्जा किया गया ग्रेनेडियन एडरसन पीटर्स के द्वारा। इन्होंने 90.31 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा के डायमंड लीग से अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा अब तक 7 बार डायमंड लीग खेल चुके हैं और यह प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट हमारा यह है कि स्वीडन की जो करेंसी ये स्वीडिश से क्रोना। यहाँ पे देखिए गलती से राजधानी लिखा गया, एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए करेंसी। तो स्वीडन की जो करेंसी है स्वीडिश या फिर स्वीडन क्रोना है, ये आप यहाँ से देखें, गलती से यहाँ पर राजधानी लिखा गया था, मिस टाइपिंग हुआ था। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिसा स्टालेकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को कार्यकारी समिति की बैठक में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अर्थात फीका का अध्यक्ष बनाया गया और वे इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर। इनका जन्म भारत में हुआ था। तो ये सारी संबंधित जानकारी याद रखिए। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। भारत में एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हालांकि डॉक्टर डे की बात करें तो डॉक्टर्स डे दुनिया भर में अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है, लेकिन भारत में जो मनाया जाता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 के लिए राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के थीम की बात करें तो इसकी जो थीम अर्थात विषय जो निर्धारित थी ये फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, इसकी 2022 में थीम निर्धारित थी। पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स जो डे मनाया गया था ये 1991 में सेलिब्रेट किया गया था। और एक जानकारी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ 1 जुलाई को किस वर्ष जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। और यहाँ पर जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन हुआ इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, ऊपर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक है, वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसमें ज्वाइन हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पे कोशिश करना कि जो भी चीज़ें आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखें। जो चीज़ें मैंने आपको बताया सभी चीज़ों को आप यहाँ पर सम्मिलित तौर पर लिखेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।